Assalamu alaikum. I'm audible. Walaikum Assalam. Yes, you are audible. You can start the session right now. Okay. तो मेरा नाम मिस्टर नवीद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज ये सेशन कुंदन कुंदन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से है, जो डॉक्टर उबैदुर रहमान फाउंडर एंड सीईओ हैं। उनका ये लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है, जिसका टॉपिक है बर्नआउट सिंड्रोम एंड वर्क प्लेस स्ट्रेस। सो अब हम स्लाइड शेयर करते हैं ताकि इजीली समझा जा सके। Okay, so let me start with the hard truth. Most people quit their jobs because don't quit their jobs because they are lazy or ungrateful. They quit because they are emotionally exhausted, mentally empty, or silently burned out. In today's lecture, we are not talking about weaknesses. We are talking about what happens when strong people work in an unhealthy environment. So, in the first slide, ये टॉपिक आज के हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे वो ऑफिस में काम करता हो, हॉस्पिटल में, स्कूल में या मेंटल हेल्थ सेटिंग में, वर्क प्लेस स्ट्रेस और बर्नआउट हर जगह मौजूद है। हम रोज सुनते हैं कि थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब सबके साथ होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की मेंटल लिमिट होती है। आज के लेक्चर इसी लिमिट को समझने के लिए है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाए तो वो एडजस्टमेंट नहीं होती, फिर डैमेज होता है। आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में काम का प्रेशर, कंपटीशन और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जो एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। और साइकोलॉजिस्ट बर्नआउट को स्टडी इसलिए करते हैं ताकि समझा जा सके कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इंसान के इमोशंस, सोच और बिहेवियर पे कैसे असर डालता है। क्योंकि बर्नआउट किसी इंडिविजुअल की कमजोरी नहीं होती, ये सिस्टम और इन्वायरमेंट का इशू है। आज के ज़माने में हम सब जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि इंसान की मेंटल हेल्थ सेकेंडरी हो गई है। अगर कोई थक जाए उसे लेजी कहा जाता है, अगर कोई ब्रेक ले ले तो उसे समझा जाता है, वीक समझा जाता है। अगर कोई बंदा ओवर टाइम ले उससे डेडिकेटेड कहा जाता है, और अगर कोई ब्रेक ले उसे अनप्रोफेशनल कह दिया जाता है। आजकल के वर्कप्लेस बहुत फास्ट और डिमांडिंग हो चुके हैं। स्ट्रेस होना नॉर्मल बात है, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा टाइम तक रहे वो बर्नआउट में बदल जाता है। अक्सर लोग बर्नआउट को सुस्ती या काम से भागना से जोड़ देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि बर्नआउट कोई बहाना नहीं होता। ये एक रियल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो एंजाइटी, डिप्रेशन और कंप्लीट इमोशनल शटडाउन तक ले जा सकता है। क्योंकि बर्नआउट एक सीरियस कंडीशन है जो कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से होती है, इसलिए इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एक एग्जांपल लें, लाइक एक टीचर जो रोज़ 6 घंटे क्लास लेती हैं, फिर घर आके फिर पेपर्स चेक करती हैं, फिर घर आके भी काम करती हैं। जब वो थक जाएं तो लोग कहते हैं टीचिंग तो बहुत इजी है, लेकिन यही माइंडसेट बर्नआउट को नॉर्मल बना देता है। वर्क प्लेस स्ट्रेस उस रिएक्शन को कहते हैं जब जॉब की डिमांड्स आपकी आपकी कोपिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती हैं। लाइक जब किसी एम्प्लॉयज को सपोर्ट, कंट्रोल या रिसोर्सेज कम मिले तो स्ट्रेस बढ़ता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कभी कभी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। अगर आप वीकेंड के बाद भी मंडे को थके हुए फील कर रहे हैं, तो ये साइन है कि स्ट्रेस टेम्परेरी नहीं रहा, ये क्रोनिक हो चुका है। लाइक अगर आपको संडे को भी मंडे का ख्याल आ रहा है और एंजाइटी हो रही है, या ऑफिस के मैसेजेस आपको रात में भी तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये क्रॉनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस का साइन हो सकता है। नाउ इन द फोर्थ स्लाइड, वर्क मेजर वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स क्या हो सकते हैं। वर्क प्लेस स्ट्रेस के बहुत से कॉजेज होते हैं। वर्क ओवरलोड का मतलब है ज्यादा काम और अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। लाइक सोचिए रोज रोज के वर्कलोड इतना ज्यादा हो कि घर जाके भी काम का प्रेशर दिमाग से ना निकले।
फिर आता है लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल से मुराद है माइक्रो मैनेजमेंट या डिसीजन मेकिंग का हक ना होना। लाइक बंदा अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर पाता। फिर आ जाता है अनक्लियर रोल एंड एक्सपेक्टेशंस। ये तब होते हैं जब जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर ना हो या कंफ्यूजन और एंजाइटी पैदा करती है ये चीज़, क्योंकि इसमें वर्कर खुद नहीं जानता कि एग्जैक्टली उससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। उसके बाद आता है जॉब इनसिक्योरिटी, जो हर वक्त रिप्लेस होने का खौफ पैदा करती है। ये एम्प्लॉयज को हमेशा टेंशन में रखती है। लाइक वर्कर को हर टाइम ये टेंशन होती है कि पता नहीं कल मेरी जॉब होगी या नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। इसमें पुअर लीडरशिप, हरासमेंट और सपोर्ट की कमी होती है। ये इंसान की सेल्फ वर्थ को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है। इन द फिफ्थ स्लाइड वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स तीन तरह के हो सकते हैं। एक्यूट स्ट्रेस, ये शॉर्ट टर्म होता है, जैसे प्रेजेंटेशन या डेडलाइन का स्ट्रेस हो गया। उसके बाद आ जाता है एपिसोडिक स्ट्रेस। ये तब होता है जब स्ट्रेस बार बार रिपीट हो या ये वार्निंग साइन होता है एक तरह से। उसके बाद थर्ड है क्रोनिक स्ट्रेस। ये लॉन्ग टर्म होता है, सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, और ये क्रोनिक स्ट्रेस ही बर्नआउट का मेन रीजन बनता है। फिर आ जाता है कि बर्नआउट सिंड्रोम है क्या। लाइक हम इसको डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना है कि ये है क्या। तो बर्नआउट सिंड्रोम क्रोनिक वर्क प्लेस स्ट्रेस का रिजल्ट होता है, और ये तब होता है जब स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए। WHO के अकॉर्डिंग बर्नआउट एक ऑक्यूपेशनल फिनोमेना है, यानी ये काम से रिलेटेड इशू है। इसका मतलब है कि काम के इन्वायरमेंट की वजह से डेवलप होता है, ना कि किसी इंसान की पर्सनल कमजोरी की वजह से। बर्नआउट इंसान की इमोशनल हेल्थ, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस को सीरियसली इफेक्ट करता है। कोर डायमेंशंस ऑफ बर्नआउट इसमें आ जाती है इमोशनल एग्जॉशन, डीपर्सनलाइजेशन, रिड्यूस पर्सनल अकम्पलिशमेंट। साइकोलॉजी में बर्नआउट को तीन डायमेंशंस के जरिए समझा जाता है। अब इमोशनल एग्जॉशन का मतलब है इमोशनली तौर पर थक जाना। डीपर्सनलाइजेशन में इंसान अपने काम और लोगों से इमोशनली डिस्टेंस बना लेता है। और रिड्यूस पर्सनल अकम्पलिशमेंट में इंसान अपने आप को नाकामयाब और इनकम्पिटेंट महसूस करता है। इस सारी बात का मतलब बर्नआउट एक अचानक से नहीं होता। पहले इमोशनल एग्जॉशन आती है, फिर बंदा इमोशनली डिटैच होना शुरू करता है, और आखिर में इन द लास्ट उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं रहा। अब अगर हम इन कोर डायमेंशंस को अलग अलग एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, तो इमोशनल एग्जॉशन में सोचिए आप काम पे तो जा रहे हो लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो। आपके पास एम्पैथी, पेशेंस और एनर्जी कुछ भी नहीं बची। इमोशनल एग्जॉशन बर्नआउट की सबसे कॉमन साइन है। इसमें इंसान हमेशा थका हुआ महसूस करता है और इमोशनली ड्रेन्ड होता है। आराम या नींद के बाद भी आपको एनर्जी नहीं आप में वापस आती। ये खास तौर पे हेल्पिंग प्रोफेशंस में होता है, लाइक साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, टीचर्स, इन सब में ज़्यादा देखा जाता है। लाइक एक साइकोलॉजिस्ट जो रोज रोज ट्रॉमा की स्टोरी सुनते हैं, अगर उनका खुद का इमोशनल केयर सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो वो भी एग्जॉशन का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड था डीपर्सनलाइजेशन। ये तब होता है जब इंसान अपने काम या क्लाइंट से इमोशनली डिटैच्ड हो जाता है। इसमें कोल्ड, नेगेटिव या इनडिफरेंट बिहेवियर एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। लाइक इंसान अपने इमोशंस खुद बंद कर लेता है। लाइक एक डॉक्टर का पेशेंट के साथ कोल्ड बिहेवियर, या टीचर का स्टूडेंट के साथ इनडिफरेंट होना। डीपर्सनलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स और एथिक्स के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। सो लास्ट था रिड्यूस पर्सनल अकम्पलिशमेंट। इस स्टेज पे बंदा कॉम्पिटेंट होने के बावजूद अपने आप को फेलियर समझता है। उसे लगता है इस स्टेज पे इंसान का सेल्फ कंट्रोल कम हो जाता है। उसे लगता है वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा और इन इफेक्टिव है। मोटिवेशन कम हो जाती है, सेल्फ स्टीम इफेक्ट होती है। लाइक एम्प्लॉय के पास स्किल्स होती हैं लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझसे कुछ होता नहीं। ये रिड्यूस पर्सनल अकम्पलिशमेंट है, और ये स्टेज डिप्रेशन के बहुत करीब होती है। अब हम यहाँ पे अगर
अच्छे तरीके से डिस्कस करने के लिए एक केस स्टडी ले लें। लाइक एक सिनेरियो ले लेते हैं कि मारिया एक प्राइवेट स्कूल टीचर है। एक्सपीरियंस और स्किल्स के बावजूद उन्हें लगता है कि वो गुड इनफ नहीं है। स्टूडेंट्स परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को फेलियर समझती हैं। ये बर्नआउट की थर्ड स्टेज है जो हम डिस्कस कर रहे थे, पर्सनल अकम्पलिशमेंट की। इसमें सेल्फ स्टीम गिर जाती है और कंपिटेंस पर डाउट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये स्टेज डिप्रेशन के बहुत करीब होती है। अब अगर मारिया अर्ली स्टेज पे ही साइकोलॉजिस्ट के पास चली जाती, वर्कलोड एडजस्ट हो जाता, बाउंड्रीज सेट होती और कोपिंग स्ट्रेटजी सीख ली जाती, तो वो बर्नआउट की तरफ ना जाती। स्ट्रेस वर्सेस बर्नआउट स्ट्रेस और बर्नआउट एक जैसे नहीं होते। लाइक स्ट्रेस में इंसान ओवरवेल्म्ड और एंशियस होता है, लेकिन होपफुल होता है। लेकिन बर्नआउट में इंसान इमोशनली एम्प्टी, होपलेस और डिसएंगेज होता है। स्ट्रेस आराम से कम हो सकता है, लेकिन बर्नआउट के लिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। बर्नआउट के कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो बर्नआउट के कॉजेज हैं हाई डिमांड, लैक ऑफ सपोर्ट, अनफेयर वर्क कंडीशंस, वैल्यू मिसमैच। बर्नआउट का मतलब ये नहीं है कि इंसान कमज़ोर है। जब सिस्टम अनहेल्दी हो तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बंदा भी बर्नआउट हो जाता है। ऐसा तब होता है जब जॉब की डिमांड्स ज़्यादा हों और रिसोर्सेज कम हों। सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की कमी, अनफेयर पॉलिटिक्स और पर्सनल वैल्यूज का ऑर्गेनाइजेशन से मैच ना होना बर्नआउट का रीजन बन सकता है। इसलिए बर्नआउट सिर्फ इंडिविजुअल का इशू नहीं बल्कि सिस्टम का भी इशू है। देखिए, अगर एक वर्क प्लेस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है मगर एप्रिसिएशन ज़ीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस जगह पे बर्नआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। बर्नआउट के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एंजाइटी एंड डिप्रेशन हो सकता है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है एंड डिक्रीज्ड परफॉर्मेंस हो सकती है। क्योंकि बर्नआउट सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान देता है। ये मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर डालता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। फिजिकल हेल्थ पे लाइक हेडेक, स्लीप प्रॉब्लम्स या इम्यूनिटी कम हो सकती है। और वर्क प्लेस पर बर्नआउट की वजह से परफॉर्मेंस लो हो जाती है और एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारा क्या रोल है इस चीज़ में? साइकोलॉजिस्ट बर्नआउट को आइडेंटिफाई और मैनेज करने में अहम रोल प्ले करते हैं। असेसमेंट टूल्स और इंटरव्यूज के जरिए स्ट्रेस लेवल चेक कर सकते हैं। अगर थेरेपीज में देखा जाए तो सीबीटी आ जाती है। इसमें हम नेगेटिव वर्क बिलीफ को चैलेंज कर सकते हैं और कॉपिंग स्ट्रेटजीज सिखाई जा सकती हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी थेरेपीज यूज़ की जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी मेंटल हेल्थ फ्रेंडली पॉलिसीज बनाने में गाइड करते हैं, क्योंकि हमारा रोल सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, हमारा रोल प्रिवेंशन भी है। फिर प्रिवेंशन एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज में बर्नआउट प्रिवेंट हो सकता है अगर अर्ली साइंस को सीरियसली लिया जाए। इससे बचने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अनहेल्दी बाउंड्री सेट करना और सपोर्ट लेना हेल्पफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि रीजनेबल वर्कलोड और मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, क्योंकि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और बर्नआउट स्ट्रेस जो बर्न बाउंड्री सेट करना, ब्रेक्स लेना, सपोर्ट मांगना वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ केयर है। और सेल्फ केयर हम सब जानते हैं बहुत ज़रूरी है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हेल्दी रहने के लिए। बर्नआउट इज प्रिवेंटेबल। अब इन द लास्ट, बर्नआउट सिंड्रोम एक सीरियस साइकोलॉजिकल इशू है जो लॉन्ग टर्म वर्कप्लेस स्ट्रेस की वजह से होता है। ये प्रिवेंट हो सकता है अगर अवेयरनेस, अर्ली इंटरवेंशन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों। क्योंकि वर्क प्लेस पर मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना हेल्दी एम्प्लॉय और बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। एज अ साइकोलॉजिस्ट हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ लोगों को सरवाइव करना नहीं बल्कि मेंटली हेल्दी वर्क प्लेस बनाना भी सिखाएं। बर्नआउट
is not a personal failure, it's a warning sign. A warning that something in the system is broken. As a psychologist, our responsibility is not just to help people survive their work, but to help create workplace where mental health is protected, human dignity is respected, and people don't have to lose themselves just to earn a living. Thank you. So this webinar ends here. थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन किया एंड अगर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।